नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। हमारी देश की अखंडता, हमारे देश का विश्वास, हमारे देश की शान कहां चली गई? पूरी दुनिया के देश हमारी नीतियों में हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अरुणाचल में प्रदेश में पैदा हुई एक महिला को चीन के अफसरों ने रोक लिया, कहा कि अरुणाचल में पैदा हुई हो, भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है? अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है, हमारा हमारा क्षेत्र है। भारत की सरकार एक खत जारी नहीं कर पा रही, बयान जारी नहीं कर पा रही कि आखिर हिम्मत कैसे पड़ गई चीन की ये कहने की। अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्या केवल मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने तक सीमित रह गई ये नेता और सरकार? अभय द्विवेदी जी से मैंने पूरी बातचीत करी। बहुत अच्छी बातचीत है, पूरी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और जानने की कोशिश करिए कि आपके वोट पर कैसे डकैती पड़ रही है। चलता हूं अभय द्विवेदी जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। एक खराब खबर है और मुझे लगता है कि भारत को इस पे विरोध करना चाहिए। खबर है कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला हैं पेम बामचोंग थांगडोंग ने आरोप लगाया कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें घंटों तक रोका रखा गया। वो अरुणाचल में पैदा हुई, भारतीय पासपोर्ट ऑफ कोर्स उन्हीं का होगा। अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है, देश का हिस्सा है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन चीन ने कहा कि आप अरुणाचल में पैदा हुई हो तो ये भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है? चीन तो हमारा हिस्सा है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि चीन अरुणाचल पे अपना कब्जा करने वाली खबरें आती हैं। अब तो सीधा सीधा उस महिला ने आरोप लगाया है कि चीन ने कहा कि भारत का पासपोर्ट नहीं रख सकते। तो वक्त आ गया है कि अब प्रधानमंत्री जी को लाल लाल आंखें करके चीन को बता देना चाहिए कि ये जो है वो गलवान घाटी में घुसपैठ का मामला हो, अरुणाचल हो, भारत इसको सहन नहीं करेगा। ये कहना में इतनी देर क्यों लग रही है? कब तक हम चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते रहेंगे, झूला झुलाते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे? और आज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ये भारतीय मूल की महिला को रोका गया कि आप पासपोर्ट नहीं रख सकते, ये बहुत गंभीर घटना है देश के लिए। सरकार इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? देखिए, चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुकाबले मैं अपनी आंखें लाल कर सकता हूं और आप भी चाहें तो अपनी आंखें लाल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की आंखें शी जिनपिंग के मुकाबले लाल नहीं होती हैं, न डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लाल होती हैं। जब इन दोनों के सामने पहुंचते हैं उनकी आंखें फौरन पीली हो जाती हैं, नरेंद्र मोदी की आंखें। तो वहां पे आप कितनी भी कोशिश करें उनकी आंखें पीली ही रहेंगी। अगर लाल और पीला रंग जो है कोई एक रूपक है और उसके कुछ अर्थ होते हैं, तो उसका सीधा बात है कि जब लाल हम करते हैं तो हमारे अंदर रोष होता है और हम चुनौती दे रहे होते हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं और हमारा डट के हम खड़े हुए हैं। जब हमारी आंखें पीली होती हैं, इसका मतलब है कि हम एक तरह की कमजोरी के शिकार हैं और हम घुटने टेकने पर घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। हमारी आंखें झुकी हुई हैं, हमारी आंखें स्वस्थ नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत और नरेंद्र मोदी की यही हालत होती है। देखिए, भारत में पूरे मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी ने मीडिया को अपने शिकंजे में रख रखा है और एक एक व्यक्ति को जो उनकी आलोचना कर सकता था, उन सबको उनके पदों से और नौकरियों से छांट छांट के हटा दिया गया है। हम और आप अभी अगर इसका विवरण देना शुरू करें तो एक लंबी सूची हो जाएगी किस किस पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी और उनके बंदोबस्त ने और अमित शाह ने क्या व्यवहार किया और किस तरह उन्हें नौकरी से हटाया गया, ताकि पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड पत्रकारों का, सरकार की चरण वंदना करने वाले मोदी जी का भजन कीर्तन करने वाले पत्रकारों की मंडली जो है मीडिया में हर अच्छे मुकाम के ऊपर बैठ जाए। अच्छे क्या, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे ही लोग भरे हुए हैं, एक दो उंगलियों पर गिनने लायक विकल्पों को छोड़ के। उनका हम लोग अभी नाम नहीं लेंगे, बेचारों को हमारे नाम लेने से उनको नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मीडिया कभी भी मोदी से नहीं कहता कि आप उनको लाल आंख करके क्यों नहीं देखते। असली बात यह है, मोदी से किसी भी किस्म की जवाब तलबी करना मुश्किल हो गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। मैं कहता हूं मोदी जी के सत्ता में टिके रहने के पीछे जो कई कारण हैं, उनमें से एक बड़ा कारण ये है, मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत नहीं बढ़ती है उनकी शख्सियत के खिलाफ। वरना नेताओं से इतने दिनों में लोग बोर हो जाते हैं और बहुत एंटी इनकम्बेंसी, नेताओं की शक्ल पब्लिक देखना पसंद नहीं करती, कितने बड़े बड़े नेता हों, तो वो भी नहीं होती। उसके पीछे यही कारण है। मोदी जी से कोई जवाब तलबी नहीं जाती। अब कहीं आपने मीडिया में सुना कि ये G20 में गए, क्यों गए भाई? G20 में गए क्यों गए? आप ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां पे आप पहले से भाप लेते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे? क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते?
डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, कभी भी आपके मुंह पे कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, इसका आपको जवाब देना और हिंदुस्तान में आकर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि फिर मीडिया को भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इन्हीं के समर्थक मीडिया को बोलना पड़ेगा। इससे मोदी की स्थिति खराब होगी। इसलिए चालाकी पूर्वक उन्हीं कार्यक्रमों में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। और चीन के बारे में देखिए, चीन ने इनसे कहा कि संघाई सहयोग कारपोरेशन की मीटिंग में आ जाइए, तो वहां ये दौड़ के पहुंच गए और तमाम भारत विरोधी नेताओं के बीच में लाइन लगा के खड़े हो गए। उसमें तुर्की के नेता भी थे, उसमें पाकिस्तान के नेता भी थे, उसमें चीन के नेता भी थे। इन सबके बीच में लाइन लगा के खड़े हो गए। उसका भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की विदेश नीति जिस तरह ढक्कन थी उसी तरह ढक्कन बनी रही। भारत की विदेश नीति जिस तरह प्रभावहीन थी उसी तरह से प्रभावहीन बनी रही। कुछ भी नहीं इनको फायदा हुआ। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन एक बार नहीं 50 बार लिखित रूप से जोरदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपने मंचों पर, अपनी पत्रिकाओं में, अपने मीडिया में ये कह चुका है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। न केवल ये, उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं चीन ने। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाता है तो बदले हुए नाम दिखाए, बदले हुए नामों की सूची प्रकाशित कर चुका है। एक बार उसने 19 नाम बदल दिए थे चीन ने, एक बार उसने 27 नाम बदल दिए थे चीन ने। ही तो हालत है। तो जब आप ये कर रहे, जब चीन ये कर रहा है तो इनके पास तो उसका जवाब देने लायक कोई क्षमता ही नहीं है। इनकी तो पूरी दादागिरी, पूरी नक्शेबाजी और पूरी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले निकलती है। पाकिस्तान के मुकाबले चूकते रहते हैं। अब तो वो भी नहीं निकलेगी। नहीं, अब तो वो भी नहीं। अब तब पाकिस्तान के मुकाबले कुछ कुछ बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसको अंग्रेजी में बेलिजरेंस कहते हैं, मतलब आक्रामक रवैया कहते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते रहते हैं। बाकी कहीं किसी खिलाफ उन्होंने कभी कोई आक्रामक रवैया दिखाया है? कुछ नहीं किया। ये स्थिति तो बड़ी अजीब सी है, देश की साख पर सवाल करने वाली है। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिंध के भारत का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान हिस्सा होना चाहिए। ये जो बयान होते हैं ना, सिंध हिस्सा होना चाहिए, पीओके हिस्सा होना चाहिए, हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जान दे देंगे पीओके के लिए। और जब पीओके लेने की बारी आ जाती है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है। मेरा तो सवाल ये है कि चाहिए किससे? आप कह रहे हैं चाहिए। हम और आप जाएं, राइफल लेके कलम रख दें और टीवी बंद कर, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दें और राइफल लेके चलें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कब्जा करने के लिए, कि संजय कुमार और अभय कुमार, संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे और कुछ दूसरे पत्रकार जो हैं वो अपनी अपनी बंदूकें, पिस्तौलें और राइफलें लेकर पीओके पे कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। भाई अगर आपको पीओके पे कब्जा करना है तो आप कुछ कीजिए ना। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे पीओके पे कब्जा करने के लिए, सिवा मुंह चला रहे। और मुंह चलाने में तो कुछ लगता नहीं है। ये कोई कॉमिक स्ट्रिप थोड़ी ना, मुंह को ऐसे करेंगे, मुंह से गोलियां निकलने लगेंगी। ऐसे करेंगे फू 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 और दन 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 गोले निकलने लगेंगे। ज्यादा बड़ा मुंह खोल दिया तो ज्यादा बड़ा गोला निकलने लगेगा। तो ये जो बच्चों की फिल्में आती हैं, ये उस प्रकार के काम है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है। हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, सिंध भी हमारा है, वो भी कर। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत का पैरोकार है। वो जम्बू द्वीप ये सब वगैरह इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। अखंड भारत का पैरोकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नक्शा है उसमें अफगानिस्तान भी आता है, उसमें बर्मा भी है, सब आता है उसमें हिंदुस्तान के अंदर। केवल पाकिस्तान नहीं, इन देशों के तो नाम ये लोग लेते नहीं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली इनकरेक्ट है इनके नाम लेना। लेकिन एक जमाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस अखंड भारत की कल्पना अपने स्वयंसेवकों के सामने शाखा में, जब वो लाठी चलाने के बाद में मंडल में बैठते हैं, शाखा में ये होता है कि पहले आपको तो निजी तौर पर तजुर्बा भी होगा, तो वो आप विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, मतलब पहले जब कबड्डी खेल लें और लाठी वाठी चलाने और खो खो करने के बाद में फिर वो मंडल में बैठते हैं। वहां उन्हें विचारधारात्मक शिक्षा दी जाती है, फिर बौद्धिक होता है। वहां किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, मुख्य शिक्षक हो तो मुख्य शिक्षक, स्थानीय प्रचारक है तो स्थानीय प्रचारक, उसका बौद्धिक होता है। और फिर गाना गाया जाता है देशभक्ति का, रक्त शिराओं में राणा का रह रहे आज हिलोरें लेता, मातृभूमि का कण कण तृण तृण मुझको आज निमंत्रण देता। मतलब इस प्रकार के गीत होते हैं। मतलब तो वहां पे बताते हैं अखंड भारत की इनकी परिकल्पना क्या है। अखंड भारत की परिकल्पना में ये तो चीन को छोड़ के बाकी तमाम एशिया अपने पास रख लेते हैं। पूरा दक्षिण एशिया जो है ना वो इनके पास है। नेपाल चूंकि हिंदू देश है इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान तो है ही भारत, वो तो था भी भारत में, सही बात भी है।
बर्मा भी इनका हो जाता है, अफगानिस्तान भी इनका हो जाता है, सब कुछ इनका हो जाता है, श्रीलंका भी इनका हो जाता है, सब हो जाता है। श्रीलंका में तो भगवान राम गए थे युद्ध करते हुए, वो तो इनका है ही, इनका तो पैदाइशी हक है उसके ऊपर। और फिर इस प्रकार की, देखिए इस प्रकार की बातें करते हैं ये लोग, सिर्फ मुंह चलाते हैं। ये शब्दवीर हैं, ये नारावीर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके अंदर। ये बिल्कुल झूठे नैरेटिव चलाकर जनता को उल्लू बनाते हैं। जनता को, हिंदुस्तान की जनता है बहुत गरीब, वो अपने 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करने में लगी रहती है। ये अपने जो मध्य वर्ग का एक छोटा सा कट्टरपंथी हिस्सा है, जो खूब तालियां बजाता है, मोदी मोदी चिल्लाता है, उछल कूद मचाता है बंदरों की तरीके से इनकी मीटिंगों में, वो उसके सामने ये अपने भाषणबाजी करते हैं। जिन जिन कार्यक्रमों में इस प्रकार की भाषणबाजी की जाती है, मैं खुद इस कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रमों में गया हूँ, संयोग से मोदी जी के भी एक कार्यक्रम में गया हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और भी कुछ नेताओं के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, अब तो नहीं जाता। तो वहां पे क्या होता है, सब कुछ नियोजित और प्रायोजित होता है। जैसे मोदी जी के कार्यक्रम में, हालांकि थोड़ा मैं विषय से हट रहा हूं लेकिन जरूरी है इसमें बोलना, तो मोदी जी के कार्यक्रम में जैसे एक हॉल में लोग बैठे हुए हैं सब, और बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और कोई व्यक्ति तो उसमें आ नहीं सकता जिसको निमंत्रण वगैरह ना हो। सबकी वो खाने बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, आप यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे। तो उसमें बीच में 5-7 नौजवान लोग बैठे रहते हैं, कम उम्र के लड़के बैठे रहते हैं, और उनको समझा जा सकता है कि वो खास तरह के गमछे डाले होते हैं। जैसे ही मोदी जी सभागृह में प्रवेश करते हैं, वही बीच में जो हिस्सा होता है 5-7 नौजवानों का, बहुत जोर जोर चिल्लाता है, मोदी मोदी मोदी, मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी हम आपके साथ हैं, ये चिल्लाता। जब वो अचानक चिल्लाना शुरू करता है तो लोग चौंक के उधर देखते हैं, क्योंकि उनको तो चिल्लाने की इजाजत है नहीं, और कोई व्यक्ति कुछ भी चिल्लाएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वहां पे लगेगा कि विरोध करने आया है। तो बाकी सब तो डरे सहमे चुपचाप बैठे हैं कि भाई भगवान विष्णु का अवतार हुआ है मंच के ऊपर, तो वो कैसे चिल्ला सकते हैं। लेकिन वो बीच में चिल्लाते हैं, उनको चिल्लाने की ट्रेनिंग दी गई है और इसीलिए लाए गए हैं। वो बीच बीच जब मोदी भाषण देने खड़े होंगे तब भी वो चिल्लाते हैं। ये सारा का सारा नियोजित और प्रायोजित होता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये सब बहुत ही घटिया किस्म की पुरानी प्रोपेगेंडा की टेक्नोलॉजीज हैं। भारत इस मामले में पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए ये सब यहाँ पे चल रहा है। जो मध्य वर्ग है वो पूरी, वैसे दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले मध्य वर्ग का आकार ज्यादा है, लेकिन भारत की पूरी टोटल पूरी आबादी के प्रतिशत में देखें तो मध्य वर्ग बहुत छोटा है। तो वो अगर बड़ा अमेरिका जैसा मध्य वर्ग होता, ब्राजील जैसा मध्य वर्ग होता, ब्रिटेन जैसा मध्य वर्ग होता, तो इनकी और मीडिया वास्तव में थोड़ा बहुत भी आजाद होता, तो अभी तक तो मोदी जी और इन सब लोगों की खाल खींच दी गई होती। आपने जब ये कहा कि मुंह से गोले निकलेंगे, तो मुझे उत्तर प्रदेश की वो घटना याद आ गई, ठाए ठाए वाली। एनकाउंटर, ठाए ठाए मुंह से कह ठाए ठाए। वही है, तो ये सब लोग बचकाने, देखिए ये पूरे देश की राजनीति जो है वो बचकाने कॉमिकल तरीके से चल रही है। अब मैं कभी कभी दिन रात में बोलता हूँ, सुबह उठ के एक बोलता हूँ, दोपहर में बोलता, मतलब कुछ लिखता हूँ अखबारों में, अखबारों वहां कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, उस चैनल पे बोला, यही करता रहता हूँ पूरे दिन। तो मैं बीच बीच में सोचता भी हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस राजनीति में कुछ गंभीरता है, कुछ कैसी कैसी बातें हो रही हैं इसके अंदर। हाँ, आप कॉमेडी सोचिए, होगी, आप कॉमेडी सोचिए, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसआईआर के ऊपर वो अपना संतोष व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि 50,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से काट दिया जाएगा, तो उसमें उन्होंने एक एसडीएम महिला थी, उसका उन्होंने वीडियो चला दिया अखिलेश यादव ने। अच्छा, मैंने ध्यान से सुना उस वीडियो को। अच्छा, वो महिला बहुत बुद्धिमानी की बात कर रही है, मतलब महिला को कम करके महिला का मजाक उड़ा अखिलेश यादव ने दिखाया। यानी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में 18 जिले ऐसे हैं जहां पर 2003 की जो मतदाता सूची है वो उपलब्ध ही नहीं है, वो नेट पे उपलब्ध ही नहीं होती है। वो 2025 से लेकर 25 से 2003 के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आप नेट पे जाएंगे और उसको ABC 3 कैटेगरीज में जैसे ही अपने वोटों को आप डालेंगे, मतलब है, तो ABC कैटेगरी में डालेंगे तो क्या देता है, नो डेटा इज अवेलेबल। तो अब उस बेचारी महिला ने क्या किया, अफसर ने, कि
ए बी कैटेगरी में डाले जाने वाले वोटों के लिए उसने सी कैटेगरी में उनको डाल दिया और अलग रजिस्टर में मैनुअली हाथ से लिख के उसने उसकी एक लिस्ट बना ली और कहा कि जब हम ड्राफ्ट यानी मसविदा लिस्ट बनाएंगे मतदाता सूची में, तब चूंकि हमने यहाँ पे नोट कर रखा होगा कि इन सब लोगों ने अपने दस्तावेज ठीक से जमा कर दिए थे, तो इनको जो ईआरओ जो है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नोटिस नहीं भेजेगा, इसलिए नोटिस से बच जाएंगे। बाद में जब ठीक हो जाएगी व्यवस्था तो उसको डाल लेंगे उस कैटेगरी में। आप सोचिए कितनी बुरी हालत है वहां पर। 2 दिन से तो हमारे अपार्टमेंट में सब लोग जूझ रहे हैं, उनको फॉर्म दे दिए गए हैं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फॉर्म को कैसे भरें। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म। गजब है, आप जैसा बुद्धिजीवी आदमी, प्रोफेसर आदमी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है देखिए फॉर्म, इसमें मेरी तस्वीर लगी हुई है, ये देखिए है, ये फॉर्म है, देखिए ये एसआईआर का फॉर्म। इसमें एक कॉलम है, ये रहा कॉलम, ये इसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, ऊपर हेडिंग। तो मैंने जो बीएलओ आया, एक महिला थी, एक शिक्षिका महिला थी, एक शिक्षक था बीएलओ, वो बेचारे बड़े दुखी और परेशान थे, मतलब लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं। तो वो मुझे पहचान भी गए कि भाई ये आदमी पत्रकार है, कोई राजनीति पे बोलता है, तो उन्होंने मेरे फॉर्म ढूंढने में मेरी मदद भी की, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई इसमें कौन इसमें संबंधी का क्या मतलब है, इसमें मेरे पिता का नाम लिखवाया गया है, माता का नाम लिखवाया गया है और पत्नी का नाम लिखवाया गया है, तो इसमें पिता को संबंधी के तौर पे हम माने, माता को संबंधी के तौर पे माने या पत्नी को संबंधी के तौर पे माने? उनको कुछ नहीं पता था। वो बोले अब ये हमको पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि इन्हें 1 महीने में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर करवानी, 1 महीने में 51 करोड़ मतदाता फ्रीज कर दिए गए। 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाता फ्रीज कर दिए गए। उन 51 करोड़ मतदाताओं को 51 करोड़ फॉर्म बांटने हैं, उनसे फॉर्म भरवा के उनसे फॉर्म वापस लेने हैं 1 महीने के अंदर, उसमें उनका डिजिटाइजेशन करना है, उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करनी है, फिर उसमें जो लोग नहीं आए होंगे उन पर नोटिस भेजे जाने हैं, फिर नोटिस के बाद में फाइनल लिस्ट प्रकाशित करनी है, अंतिम रिपोर्ट। 1 महीने में ये सारा काम करना है। तो आपके पास अगर आप 6 महीने रखते इस काम के लिए, तो आप जितने भी बीएलओ लेते, आप उनको ट्रेनिंग देते कुछ थोड़ी बहुत, किसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, बिल्कुल जैसी इमरजेंसी में मची हुई थी। वो बुला के इमरजेंसी में कहते थे कि आज कितने कटवाई नसबंदी की, आज कितनी कटवाई, कम कटवाई तो उसको डांट पड़ती थी, उसको दुत्कारा जाता था कि साले नौकरी से निकाल लेंगे, तो आज तुमने टारगेट पूरा नहीं किया। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने अपने स्टाफ को टारगेट दे रखा है कि आज इतने फॉर्म रिजेक्शन के चाहिए। जब रिजेक्शन के 10,000 रिजेक्शन के फॉर्म शाम तक चाहिए, जब 10,000 फॉर्म रिजेक्शन के हो जाएंगे तो 10,000 वोट तो कट गई है, तो स्पेस क्रिएट होगा जिसमें आप 10,000 वोट जोड़ सकते हैं। अगर कटेंगे नहीं तो जोड़ेंगे कैसे वोट? जोड़ने के लिए सब तैयारी हो रही है, जुगाड़ हो रही है, बातचीत हो रही है पन्ना प्रमुख और ईआरओ के बीच में कि कौन से जोड़े जाएं, कौन से ना जोड़े जाएं। उसमें कुछ सच्चे वोट भी जोड़े जाएंगे और बाकी सब कुछ फर्जी वोट जोड़े जाएंगे, कुछ ब्राजील की डांसर। हाँ, बस ये सब इस तरीके से हो रहा है। अब आप देखिए पूरे देश में इस तरह चल रहा है। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट किया गया, अब उसके बाद 12 राज्यों में, उसने 12 राज्यों में कौन के, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो हो ही चुका है, तमिलनाडु, केरल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं उसके अंदर। और ये सब लोग लोकतंत्र स्थापित, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है इससे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं दिख रहा है ये सब बातें? देखिए मैं इस बात को कहने में कोई नहीं, चुनाव आयोग को तो खुल के कैप्चर कर लिया गया, मीडिया को खुल के कैप्चर कर लिया गया, मतलब घोषित है कैप्चर। ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो गोपनीय रूप से कैप्चर की गई हैं। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूं। कुछ संस्थाएं गोपनीय रूप से कैप्चर की गई हैं, वो बीच बीच में इस तरह का भ्रम देती रहती हैं कि नहीं वो कैप्चर नहीं है। जैसे कि जब आप जाएंगे अदालत में, जो गए भी हैं लोग, कोई एसआईआर गलत हो रही है तो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा, इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, आपको लगेगा बड़ी रेडिकल बात बोल रही है अदालत, अभी हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है, और वो चुनाव भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसको फैसला ही नहीं आएगा उसके ऊपर।
अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कि बिहार की एसआईआर जो है वो संविधान सम्मत उचित है कि नहीं, मतलब अभी बताया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। उसके आधार पर चुनावी हो गया, एक सरकार बन गई पूरी। अगली सरकार का जब तक चुनने का नंबर आएगा तब बता पाएगा कि वो पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, और ये वो लोग हैं जो बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि न्याय जल्दी मिलना चाहिए। इनसे अगर बात करो तो वो कहेंगे न्याय बिल्कुल जल्दी मिलना चाहिए, न्याय प्रणाली में सुधार होना चाहिए। करते नहीं कोई सुधार, बातें हो जाती है बड़ी बड़ी। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगा रही है कि भाई हमारे टाइम में घुसपैठिए बाहर ज्यादा निकालेगा, इनके टाइम में तो निकाले ही नहीं गए। बार बार घुसपैठी 11-12 साल से हुकूमत आपकी, घुसपैठी आ कहां से जा रहे हैं? देखो, हमारे मित्र हैं विजय त्रिवेदी, हमारे मित्र हैं विजय त्रिवेदी, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही उनकी जिसे कहते हैं सारगर्भित टिप्पणियां करते हैं वो। मोदी जी ने जिनको हेलीकॉप्टर से उतारा था एक सवाल पे तिलमिला गए थे। जी, तो वो विजय त्रिवेदी ने एक दिन मुझसे ये कहा कि जो घुसपैठिया जो है वो पॉलिटिकल इलेक्ट नहीं, घुसपैठिया जो है वो चुनावी पर्यटक है। हाँ, सही कह रहे हैं। जहाँ चुनाव होता है वहां घुसपैठिया आता है घूमने के लिए। क्या तो मुसलमान है घुसपैठिया? हाँ, मतलब घुसपैठिया मुसलमान तो पर्यायवाची है, वो तो आप उसको घुसपैठिया का मतलब मुसलमान है, मुसलमान का मतलब घुसपैठिया है। तो वो चुनावी पर्यटक है। जब वो आ जाता है, अब बिहार में हो चुका है, अब बिहार में कोई घुसपैठिया की चर्चा नहीं करेगा। अब बंगाल में हो जाएगी ना? अब बंगाल में जाएगा, बंगाल में पहले ही पहुंच चुका है घुसपैठिया। अच्छा, चूंकि तमिलनाडु में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, घुसपैठिया वहां ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा उनको, तो बंगाल का पर्यटन करके वो उत्तर प्रदेश चला जाएगा या और कहीं ऐसी जगह पर चला जाएगा वो। घुसपैठिए का तो मतलब यही है। मैं तो कांग्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं 88,000 के, मैं तो कहता हूं मेरे पास जो आंकड़ा है उससे भी ज्यादा है। कांग्रेस ने तो 1 लाख से कुछ कम, मेरे ख्याल से 97-98 हजार लोगों को उन्होंने पकड़ के भेजा है वापस। इन लोगों ने तो कोई काम नहीं किया। ये सरकार काम न करने वाली सरकार के रूप में जानी जाएगी। जिस दिन इनके हाथ से सत्ता गई, देखिए जिस दिन इनके हाथ से सत्ता गई, इनकी तमाम प्रतिष्ठा एक क्षण में ही धूल में मिल जाएगी, डबल जीरो हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पे थे और इतनी शान शौकत के साथ में तरह तरह के पहरे में, और इनके आसपास मतलब जो है बिगुल बजते थे, दुंदुभी बजती थी, इन्हें सलामियां दी जाती थी। एक सेकंड में लोग भूल जाएंगे। ये एक बुरे सपने, आदमी एक बुरा सपना तुरंत भूल जाता है। रात में बुरा सपना देखता है, सवेरे 5 मिनट के लिए अपने परिवार वालों से चर्चा करता है और उसके बाद भूल जाता है आदमी बुरा सपना। उस तरीके से इस पूरे निजाम को बुरे सपने की तरह लोग भूल जाएंगे। गुजरात लॉबी तो कहती है कि इनकी हुकूमत जाएगी नहीं कभी भी, यही रहेंगे। इसीलिए इनको, जब लोग उनको भूल जाएंगे कि कभी सत्ता में थे और उनको इम्यूनिटी हासिल थी, तो इनके सामने बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये किसी भी कीमत पे सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सत्ता हाथ से ना निकले। चिपके रह पाएंगे भाई? अब वो एसआईआर क्या है? एसआईआर सत्ता से चिपके रहने का ही एक उपकरण है। अपने बहुमत को, अपनी चुनावी जीत को स्थायी बनाने का हथकंडा ही तो एसआईआर है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जनता में रिएक्शन बहुत होने लगा, गुस्सा आने लगा लोगों को, लोग समझ में आने लगा कि ये चीज गलत है। देखिए, हम लोगों के तो शास्त्रों में और पुराणों में सब जगह और महाकाव्यों में यही कहा गया है कि जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ इंतजाम खुद ही होता है। उस अति को ठीक करने का इंतजाम खुद होता है। एक युवा पत्रकार है, उनसे जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी, बड़े अच्छा बोलते हैं वो भी, तो हमने कहा कौन ठीक करेगा? तो उन्होंने कहा वो ऊपर वाला ठीक करेगा इसको। हाँ, ठीक है, लोग यही कहते हैं। लोग यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी अच्छी बातचीत की। थैंक यू सर। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।